हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पढ़ाई कर रहे हैं तो आज मुझसे भी पढ़ लीजिए। तो आज शुरू कर रहे हैं आप लोगों का नेक्स्ट पार्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। चैनल को तुरंत लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो लास्ट तक देख लीजिए, अगर पसंद आए तो कर दीजिएगा, तुरंत मत करिए, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, आज का लेक्चर। कल तक हमने जो पढ़ा था वो था बाकी सब थे नॉर्मल वाले असर्टिव के। और हमने पढ़ा था क्या क्या पढ़ा था, असर्टिव का पढ़ा था और क्या पढ़ा था, और टेंस का पढ़ा था। टेंस में भी असर्टिव का ही पढ़ा था। आज हम जो पढ़ेंगे वो है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंटरोगेटिव। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है? किसी को पता है इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है? इंटरोगेटिव कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, इन विच फर्स्ट इज एंड द सेकेंड वन इज, first is yes or no type and the second one is WH type. अच्छा एक बात बताओ, इंट्रोगेटिव को ये 2 भाग में बांटने का रीजन क्या था? इंट्रोगेटिव को इन 2 भाग में बांटने का रीजन क्या था? द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही इंट्रोगेटिव है। ये तो सबको पता होगा कि जो हम क्वेश्चन को पूछते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का होता है। किसी भी आप क्वेश्चन को पूछोगे तो इंट्रोगेटिव में पूछोगे, उसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव कहते हैं जिस सेंटेंस में आप पूछते हो। ओके, अगर इतना कंफर्म हो गया हो, आप सोचो कि 2 प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक ऐसे क्वेश्चन जिनका जवाब आप या तो हाँ दे सकते हो या ना दे सकते हो, और दूसरा ऐसा जिसका जवाब आपको कुछ और देना पड़े। एक्सेप्ट यस और नो, you have to do something other type of answer, something different question. So answer तो थोड़ा डिफरेंट आंसर देना। जैसे आपसे पूछा जाए वेयर डू यू लिव, इसका आंसर आप क्या कहोगे, हाँ या ना? कुछ नहीं कहोगे ना, आप कहोगे आई लिव इन प्रयागराज, आई लिव इन प्रतापगढ़, आई लिव इन व्हाटएवर वेयर यू लिव। तो आप जहाँ भी रहते हो, ठीक है। तो अगर आप इतना समझ गए हो तो एक और चीज़ आपको समझा दें कि यस नो टाइप में आपको जब क्वेश्चन पूछी जाती है तो आप केवल हाँ या ना में जवाब दे सकते हो। जैसे आपको पूछा जाए पढ़ाई करते हो तो आप कहोगे हाँ, क्या कहोगे, यस आई। अब उसके आगे नहीं जोड़ोगे हाँ मैं इतने टाइम पर पढ़ता हूँ, मुझे इतना काम करना होता है, इसके बावजूद भी मैं इतने टाइम पे अपना काम में रेडी हो जाता हूँ, रेडी होकर के मैं पढ़ने के लिए बैठ जाता हूँ। दुनिया दुख की बातें नहीं बताओगे ना, यही तो बोलोगे हाँ। ये भी बोलोगे ना हाँ मैं पढ़ता हूँ। क्या आप खाना खाते हो? हाँ मैं खाना खाता हूँ, नहीं खाऊंगा जिंदा कैसे खाऊंगा मैं। क्या आप खाना खाती हो? हाँ मैं खाना खाती हूँ। यही पूछा जाता है ना, नॉर्मल यही बताओगे आप। यस और नो टाइप एंड द सेकेंड वन इज WH टाइप। दोनों में डिफरेंस अगर आप समझ गए हो तो इनको चेंज करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। जैसे आप समझो जो रूल्स हैं, जैसे उनमें से फर्स्ट है कि आप जो है जो अभी तक पढ़े रहे थे कि सेट टू हो, से टू हो और सेज टू हो, तो ही ये बदलता था, जिसमें से ये टोल्ड में, ये टेल में, ये टेल्स में, बाकी और कोई चेंज नहीं होते थे ना रिपोर्टिंग करने में। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें बाकी आप अगर सेट भी लिखा है, से लिखा है, से टू लिखा है, ये सारे चेंज होंगे। किसमें चेंज होंगे? या तो आस्क्ड में या तो इंक्वायर्ड में। दिस इज डिपेंड अपॉन
depend on your choice what you choose to use. Normally the buses use that are normally the children the word which is used that is are. हम अपनी डेली लाइफ में या फिर कहीं पर भी अगर हमको एग्जाम करने के लिए दिया जाता है तो हम क्या यूज करते हैं, आस्क्ड यूज करते हैं। आप एग्जाम में जाते हो ना तो कोई भी इंक्वायर नहीं करता है, नॉर्मली जो है आस्क्ड, क्योंकि हमें टीचर्स भी आस्क्ड ही बताते हैं, टीचर्स भी आस्क्ड ही बताते हैं, इंक्वायर्ड ज़्यादा बताते नहीं हैं। तो हम अपने एग्जाम में क्या करते हैं, इंक्वायर्ड ना लिख करके आस्क्ड को लिख देते हैं। आप इंक्वायर्ड लिखा करो, एग्ज़ाम देने जाओ तो इंक्वायर्ड लिख दो, ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। अब इंग्लिश में मार्किंग वन ही, इंग्लिश में आप सभी अच्छे से जानते हो कि थ्योरिकल जो होते हैं वो उसमें जो 35 टेंथ का होता है और उसमें जो इंटर में 100 के होते हैं, बाकी 6, 7, 8 के भी वही होता है कि हाफ मार्क्स के होते हैं। हाफ मार्क्स से थ्योरी आती है थ्योरेटिकल बुक से आपसे, और हाफ मार्क्स के जो है उसमें से ये आते हैं टेक्स्ट, जिसमें से आपके इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इसमें जैसे ट्रांसफॉर्मेशन आ गया और आ गया साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब जितने आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह वगैरह, ये सब जितने आते हैं इनमें नंबर नहीं कटने होते। ये आपके फिक्स नंबर है, चाहे आप बोझ के लिखोगे राइटिंग में, अगर सही है तो आपको नंबर डेफिनेटली मिलने वाले, इसमें राइटिंग नहीं देखी जाती। 3 होते हैं, एक होता है अनसीन पैसेज, एक होता है ये ट्रांसलेशन, और द थर्ड वन इज एसे। फर्स्ट इज ट्रांसलेशन, द सेकेंड इज अनसीन पैसेज एंड थर्ड वन इज एसे। ये 3 जो होते हैं इनमें आपको राइटिंग में थोड़ा बहुत सही रखना पड़ता है, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो फिर मार्क्स कटेंगे, ठीक है ना। राइटिंग मस्ट होती है, राइटिंग को कैसे मतलब एकदम इम्प्रूव करके रखो, और आप लोग समझो कि राइटिंग तो मस्ट रखनी ही है। प्लस आप जैसे ट्रांसलेशन कर रहे हो तो उसमें भी आपको ध्यान देना होता है कि इस जगह पर हमारा गलत ना हो, क्योंकि जैसे आगे अगर मैं आपको कभी मौका मिला तो बताऊंगी कि कैसे ट्रांसलेशन चेक होता है, ठीक है। और ट्रांसलेशन के बाद एस्से पे आएंगे तो एस्से भी बताएंगे। एस्से जो अभी तक आप लोग जैसे 6, 7 में होता है कि डायरेक्ट हम पैराग्राफ में लिखते चले जाते हैं, इसमें जब आप हाई लेवल में जाओगी तो पैराग्राफ नहीं देते हो। 9th एंड 10th में टॉपिक देते हैं आपको, टॉपिक के ऊपर अंदर भी कुछ वो मतलब टॉपिक क्या देते हैं, उसके हेडिंग्स देते हैं, उन हेडिंग्स को लिखना पड़ता है। जैसे इंट्रोडक्शन दे दिया गया, क्यों ये हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, मतलब एक हेडिंग टाइप कर देते हैं, उस हेडिंग के बारे में आपको लिखना होता है, ठीक है। और जब आप इंटर में आते हो तो आपको सिर्फ टॉपिक दिया जाता है, उसमें आपको हेडिंग्स नहीं दी होती हैं। 10th तक तो ठीक रहता है क्योंकि दे दिए गए कि इन्हीं 4 टॉपिक को पर्टिकुलर लिखना है, लेकिन जब आप 11th में आए तो आपको अपने मन से चूज करना पड़ता है कि हम इसमें कौन सा हेडिंग बनाएं। तो हेडिंग जो होती है ना ऐसी यूनिक बनाओ कि एग्जामिनर देख के ऐसे को नंबर दे दें, वो हेडिंग्स को जो देखेगा। अब हेडिंग्स को आप कुछ भी लिख दिए ऐसा तो होगा नहीं कि पूरा सेंटेंस जहाँ लिखना था वहाँ पर पूरी हेडिंग लिख डालें, ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा ना। मुझे लगता है आप लोगों को बहुत सा समय खा गई। आस्क्ड या इंक्वायर्ड ये 2 हो जाते हैं। आस्क्ड और इंक्वायर्ड होने के बाद और आप समझो आस्क्ड हो गया, इंक्वायर्ड हो गया। अब कनेक्टिव की बात, अभी तक हम कनेक्टिव क्या यूज कर रहे थे, अभी तक हम कनेक्टिव में दैट यूज कर रहे थे असर्टिव वाले में, ठीक। अब इंट्रोगेटिव वाले में, यस नो टाइप वाले में, इंट्रोगेटिव के भी यस नो टाइप वाले में इफ या वेदर यूज होगा, और इंट्रोगेटिव के WH वाले में WH
या क्वेश्चन वर्ड को ही कनेक्टिव बना दिया जाता है। ठीक है, इतना भी समझ गए, बहुत समझदार बच्चे हैं। मेरी कैब दे दी, हाँ, तो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप समझो कि डायरेक्ट में जो क्वेश्चन मार्क लगा होता है, इनडायरेक्ट में वो क्वेश्चन मार्क को हटा दिया जाता है और उसकी जगह पे क्या आ जाता है, एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क वी यूज फुल स्टॉप। क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम है? और ऐसा करने का रीजन क्या होता है, जैसे यहाँ पर कुछ भी दिया गया है, ही सेड टू मी, व्हाई आर यू वीपिंग, आप क्यों रो रहे हो? तो इसको जब आप चेंज करते हो ना, तो कनेक्टिव इफ या वेदर लगेगा, आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। अब ओ सॉरी व्हाई है ना, तो ये WH वर्ड जो है ये कनेक्टिव हो जाएगा। अब ये जो है यू जो है वो पहले आ जाएगा। यू ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट अभी मैंने लिखा नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट दिया होगा तो उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, नहीं लिखा है इसलिए मैंने ऐसा कर दिया है। यू वाज वीपिंग। अब आप देखो क्या ये क्वेश्चन वाला वर्ड लग रहा है, ये क्वेश्चन वाले सेंटेंस लग रहे हैं, ये कनेक्टिव है। अब इसका सेंटेंस से कोई रिलेशन नहीं है, नो रिलेशन। सेंटेंस अब वाई का सेंटेंस से कोई भी रिलेशन नहीं है, क्योंकि अब सेंटेंस को हमने डायरेक्ट ही नॉर्मल सेंटेंस बना दिया। वाई आर यू वीपिंग में आप सभी जानते हो, अगर इंट्रोगेटिव में रहेगा हेल्पिंग वर्ब वो पहले रहती है, लेकिन अब ये असर्टिव में हमने चेंज किया है तो हेल्पिंग वर्ब बाद में चली गई। अब यहाँ पर अगर आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है तो ये पूरा सेंटेंस एग्जामिनर क्या करता है, काट देता है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क्स बैन होते हैं। क्वेश्चन मार्क क्या है, बैन है इनडायरेक्ट में। मेरे बायोलॉजिकल इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर आप लोग कभी खोलोगे ना, मैं उसमें बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताती हूँ। अभी से मतलब बैन सुनने के बाद मेरे दिमाग में एक बात आई, लेकिन मैंने सोचा कि अभी नहीं बताऊंगी। बायोलॉजिकल के इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बता दीजिए, नहीं बताऊंगी। WH वाला तो मैंने बता ही दिया है कैसे सॉल्व होता है, एक बार देख लो कि यस नो टाइप वाला कैसे होगा। रमा सेड टू मोहन आर यू गोइंग टू स्कूल। रमा ने मोहन से कहा क्या तुम स्कूल जा रहे हो। चेंज कैसे होगा, रमा asked Mohan if you was going to school। किसी को कोई समस्या कैसे सॉल्व हुआ समझ गए। आस्क्ड लगेगा, इफ या वेदर लगेगा। उसके बाद आप जैसे नॉर्मल सेंटेंस को सॉल्व करते थे, इसको ऐसे रख लो। यू आर गोइंग टू स्कूल, पहले इसको क्या बनाओगे आप, यू आर गोइंग टू स्कूल। कैसे बना लो, यू आर गोइंग टू स्कूल बनाने के बाद नॉर्मली आप क्या लिख सकते हो, यू आर गोइंग टू स्कूल। आप सभी जानते हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज किया जाता है। तो अगर ऐसा चेंज किया जाता है तो आप लोग चेंज कर सकते हो। किया
करो, इसको अगर नहीं आ रहा है कुछ बच्चों को, इसको क्या कर दो, डायरेक्ट अफर्मेटिव में कर दो, यू आर गोइंग टू स्कूल। अब तो आ जाएगा, यू आर गोइंग टू स्कूल, आप स्कूल जा रहे हो, आप स्कूल जा रहे हो, कैसे चेंज करोगे? नहीं आ रहा है, आप स्कूल जा रहे हो तो इसको चेंज कर सकते हो ना, आप स्कूल जा रहे थे, है ही होगा नहीं, मैंने सेंटेंस में मिस्टेक की है, एक मिस्टेक हुई है, माइनर मिस्टेक। यू जो है अकॉर्डिंग टू यहाँ होगा यू आज, सॉरी गलती की थी मैंने उसके लिए, सॉरी फॉर मिस्टेक। मेरी राइटिंग कितनी अच्छी है ना, मेरी राइटिंग कितनी अच्छी है ना, देखो ये देखो कितने अच्छे से ये भाई साहब मुझे एप्रिसिएट कर रहे हैं, ये देखो मेरे ऊपर हंस के, मेरी राइटिंग कितनी अच्छी है। यू क्या होगा, और अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो देखा हो तो मैंने बताया था ना, 1 2 3 S O N, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन, थर्ड वन इज नो चेंज। मैंने बताया था ना, बताया था भैया, पहले का वीडियो जाके देखो, पता चलेगा, नहीं कहोगे नहीं बताया। अभी भी किसी को कोई समस्या इंट्रोगेटिव को चेंज करने में? देखो दो होती हैं, एक कंडीशन देखो वेदर की, जहाँ पर अगर वेदर यूज करो तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, इफ़ यूज करोगे तो काटेंगे नहीं, लेकिन वेदर जो है वो ज़्यादातर यूज होता है, एक चॉइस में और एक कंडीशन में। इन दो में नॉर्मली जो है वो वेदर यूज होता है, ठीक है ना। अगर आप रिपोर्टेड स्पेस में देख रहे हो तो किसी प्रकार की कंडीशन दी गई है, और अगर फिर आप देख रहे हो तो किसी प्रकार की चॉइस है कि आपको दो में से एक चूज करना है। क्या है, या तो दो में से एक चूज करना है, या कंडीशन है कि या तो ये या तो ये, या तो आर या पार। जैसे राम आस्क्ड मी डू यू वांट टू हैव टी और कॉफी। मेरी राइटिंग इतनी अच्छी है इसीलिए मैं बोल लिखती हूँ, ताकि किसी बच्चे को समस्या ना हो, अपनी काफी पहले सुधार दे। राम आस्क्ड मी डू यू वांट टू हैव टी और कॉफी। तो राम आस्क्ड मी ऐसे ही रहेगा, क्योंकि आस्क्ड में कोई चेंज होना नहीं है, ठीक है। ऐसे भी सेंटेंस आते हैं, इसीलिए मैंने ये सेंटेंस प्रॉपरली चूज किया है आप लोगों के लिए ज़्यादा, क्योंकि अगर यहाँ पे सेट टू भी मैं लिखती तो कहीं ना कहीं सही होता, लेकिन आस्क्ड वाले सेंटेंस पूछ जाते हैं तो बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, सेंटेंस गलत आया होगा। ऐसा कुछ नहीं, सेंटेंस गलत नहीं आया होता, ऐसे ही सेंटेंस होते ही हैं, ठीक है। इफ यू है तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट यानी आई, वाज होगा नहीं होगा, आई वांटेड होगा। टू हैव टी और कॉफी, ठीक है यही होगा। इसमें किसी को कोई समस्या? ये तो हो गया फर्स्ट, जिसमें से चॉइस थी। सेकेंड वन इज कंडीशन। कैसे आप समझोगे किसमें कंडीशन दी गई है? समझो, मोहन said to me
इफ यू कम आई शैल हेल्प यू। आप लोगों को अगर सेंटेंस को ध्यान से देखा हो तो ये सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव का नहीं है। ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव का ना होते हुए भी ये वेदर को ले आएगा। ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव का नहीं है, फिर भी इस सेंटेंस में वेदर यूज होगा। सिंपल, क्योंकि ये वेदर का जो है ये रूल्स में आता है। मोहन आस्क्ड मी, आस्क को भी ये ले आया और आस्क के साथ साथ ये वेदर को भी ले आ रहा है। प्रॉपर्ली ये बिहेव जो है वो इंट्रोगेटिव की तरह कर रहा है, लेकिन इंट्रोगेटिव नहीं है। वेदर आई वेंट, ही वुड हेल्प मी। अब किसको किसको पता है कि हाँ आई वेंट टू, मैं कंडीशन होता है इसको। क्यों यहाँ पर आई वेंट टू? यहाँ पर तो होना चाहिए था आई केम, यही होना चाहिए था ना आई केम। तो क्यों आई वेंट हो गया? बताओ अगर किसी को भी पता हो। फिर से काउंट डाउन दे रहे हैं आप लोगों को 10 तक का। The number 1, 2 and 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 टी टाइम हो। किसने किसने जवाब दिया? जिसने जवाब दिया वो जीनियस है, वो समझ गया। Really, the person who gave the answer of this question, he or she is really genius. अगर आपने देखा हो, मोहन सेड टू मी, मोहन ने मुझसे कहा इफ यू कम आई शैल हेल्प यू, ये कहा। अब आप मोहन से कह नहीं रहे हो इतना, तो ये सेंटेंस जो है ये बता दे रहा है कि आप जब ये बताने जा रहे हो दोबारा किसी को, तो ये मोहन से नहीं कह रहे हो, क्योंकि मोहन ने मुझसे कहा। ये आप मोहन से नहीं कहोगे। आप अगर ऐसा होता तो आप कहते तुमने मुझसे कहा। तो आप घर पे गए, आपके मम्मी पापा ने पूछा मोहन ने तुमसे क्या कहा, तो कहोगे कि मोहन ने मुझसे पूछा कि अगर मैं जाऊंगा वहाँ पे तो वो मेरी हेल्प करेगा। अगर मैं वहाँ जाऊंगा तो वो मेरी हेल्प करेगा। इफ आई वेंट देन ही हेल्प मी, ही वुड हेल्प मी। तो अब आप समझ गए होंगे, यही कहोगे कि मैं वहाँ जाऊंगा, ये थोड़ी कहोगे ही वहाँ जाएगा कि या फिर मैं वहाँ आऊँगा। अजीब लग रहा है ना, इसीलिए यहाँ पर आई वेंट। चलिए फिर इंट्रोगेटिव का तो इतना ही था। इसके बाद अब आगे आएगा आप लोगों का रिक्वेस्ट वाला, जैसे प्लीज और फॉरवर्ड का भी आता है, इसी में फॉरवर्ड ऐड कर देते हैं। तो अगर यहाँ नॉट आ जाता है तो यहाँ पर जो है वो जैसे आस्क्ड है तो फॉरवर्ड हो जाता है, ही फॉरवर्ड मी टू। ठीक है, तो ऐसे ही यूज़ करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।